अस्सलाम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जो मैट्रिक कैटेगरी की टेस्ट हुई है 22 तारीख को 2025 को, उसका जो मैथ्स का पोर्शन है इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हैं। तो आइए डिटेल में इनको सॉल्व करते हैं। मैथ्स का पोर्शन है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है सेट से। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आइए समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे तो हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जो मुख्तलिफ टेस्ट होंगी उनमें हमारे पास कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, जैसे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, तो ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी, ये क्रैमिंग हो जाएगी। हमको मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना है, क्रैमिंग नहीं सीखनी। तो आइए सीखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अगर ऑप्शन डी को देखें तो कहता है कि 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये जो सिंबल होती है, ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। किसके लिए? बिलोंग्स टू के लिए, बिलोंग्स टू। और अगर बिलोंग्स टू की सिंबल पर एक लाइन लगा दें तो ये जो सिंबल है ये हो जाती है डज नॉट बिलोंग्स टू की। किसकी सिंबल है अब ये? डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो कहता है कि जो 4 है वो ताल्लुक़ नहीं रखता सेट ए से। आइए चेक करते हैं कि क्या 4 सेट ए के अंदर मौजूद है कि नहीं। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 हैं, तो इधर जो 4 है वो सेट ए के अंदर मौजूद है। इट मीन्स जो 4 है वो सेट ए का एलिमेंट है। 4 सेट ए से ताल्लुक़ रखता है। इसी वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है 4 बिलोंग्स टू ए। मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो सिंबल होती है, ये सिंबल होती है बिलोंग्स टू की, और ये सिंबल होती है डज नॉट बिलोंग्स टू की। ऑप्शन डी में कह रहा है कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जबकि 4 सेट ए से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से ताल्लुक़ रखता है तो उसको हम बिलोंग्स टू की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4 बिलोंग्स टू ए। हिंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द फॉलोइंग नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। कहता है कि इन नंबर्स में से ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो आइए कुछ रूल्स सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ वी जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शन देन वंस अगेन इट इज़ क्रैमिंग, इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, but we are learning concept because concept is power. So let's understand some rules regarding the test of divisibility. ये जो क्वेश्चन है ये 6th क्लास की मैथमेटिक्स का जो तीसरा यूनिट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसके जो एक्सरसाइज है उनसे पहले कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिन रूल को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 4 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि 4 की टेबल उन नंबर्स पर जाएगी, अगर इधर लिखा गया हो 728, 4 की टेबल उन नंबर्स पर जाएगी जिन नंबर्स के जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, अगर उन पर जा रही है 4 की टेबल तो सारे नंबर पर 4 की टेबल जाएगी। जैसे कि इधर लिखा गया हो 716, तो 716 के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हैं 16। क्या 16 4 से डिविजिबल होता है? क्या 4 की टेबल 16 पर कम्प्लीटली जाती है? यस, 4 की टेबल 16 पर कम्प्लीटली जाती है। हेंस 716 इज डिविजिबल बाय 4। एंड वंस अगेन 700
28 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि जो इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स 4 की टेबल 28 पर कंप्लीटली जा रही है। इसी वजह से 728 को भी हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है 2000। पहला ऑप्शन क्या है? 2000। तो इनके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो 0,0 हैं, तो हेंस 2000 इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ें और इसको चेक करें कि क्या दिस इज़ डिविजिबल बाय 4 आर नॉट, तो इनके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हैं 65। 65 इज़ नेवर डिविजिबल बाय 4, हेंस ऑप्शन बी इज़ नॉट राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ आल्सो नॉट राइट। क्यों? क्योंकि इनके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो हैं 33। Is 33 divisible by 4? Never. 33 is never divisible by 4. And option D के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो हैं 45। क्या 45 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं। Hence the correct option for the question number 42 is option A. Now let's move to another question, that is question number 43. If under root x is an integer, then the following statement must be true. अगर अंडर रूट एक्स एक इंटीजर है, अगर अंडर रूट एक्स एक इंटीजर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है एक्स इज़ एन इवन नंबर। एक्स इज़ एन इवन नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी इवन नंबर हम डाल दें तो क्या वो इंटीजर कहलाएगा? इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर 2 0 होता है। इवन नंबर का सेट ये होता है ई इज़ इक्वल टू, जो इवन नंबर का सेट होता है वो ऐसे होता है ई इज़ इक्वल टू 0, +-2, +-4, +-6 और ये चलता जाएगा अप टू सो ऑन। अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी इवन नंबर रेंडमली डाल लें तो क्या वो इंटीजर कहलाएगा? अगर हम अंडर रूट के अंदर 6 डाल दें तो क्या अंडर रूट 6 एक इंटीजर होगा? अंडर रूट 6 तो इंटीजर है ही नहीं। अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे कि -4 डाल दें तो क्या अंडर रूट -4 एक इंटीजर होगा? नेवर। अंडर रूट -4 इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर, हेंस ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी देखिए, कहता है कि x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट नंबर आ जाए जैसे कि 9 है, 4 है एंड 25 है, उसके बाद अंडर रूट के अंदर कोई नंबर जैसे 49 है, ये सारे हमारे पास परफेक्ट नंबर्स हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा और इसका आंसर 7 आएगा, जो कि सारे इंटीजर नंबर्स हैं। अंडर रूट 9 इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर। क्यों? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इंटीजर मिलेगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43 इज़ ऑप्शन बी, एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। अगर आ गया तो वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44। z इज इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3, +-4 और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इज़ कहता है ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स? तो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। Now let's move to another question, that is question number 44. A rational number can always be written as,
अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज, किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इन्होंने ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए है कि अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, टू इंटीजर को हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या वो रेशनल नंबर कहलाएगा? जैसे कि -1/2 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। या फिर 1/3 लिख लें या 5/7 लिख लें, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। कहता है कि अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। अगर हम दो इंटीजर्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेशनल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। हम 1/0 नहीं लिख सकते, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, अ होल नंबर ओनली, अ होल नंबर ओनली, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ होल नंबर ओनली। ऑप्शन सी देखिए, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स। ऑप्शन डी है अ डेसिमल दैट नेवर रिपीट्स। तो ऑप्शन जो बी है उसको देख लेते हैं, अ होल नंबर ओनली। क्या सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं? कहता है कि अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ होल नंबर ओनली। अगर हम होल नंबर्स को देखें तो होल नंबर होते हैं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर, 2 भी रेशनल नंबर, 3 भी रेशनल नंबर, 4 भी, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर ओनली तो नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स, जो होल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो ए है उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी इंक्लूड है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स, ऐसा डेसिमल जो कभी भी रिपीट, जो कभी भी एंड ना हो, टर्मिनेट ना हो, या फिर अ डेसिमल दैट नेवर रिपीट। तो लेट्स मूव एन अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। 15 into 10 into 6 is equal to डब्बा into 10 into डब्बा। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कहता है कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 6। तो जब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ब्रैकेट में लिखेंगे, और 6 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? तो इसका आंसर क्या होगा? 15 होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों? अगर 60 देखें तो 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इस डब्बे में भी नहीं है, इस डब्बे में भी नहीं है। 80 तो आ नहीं सकता, 90 भी नहीं आ सकता। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि है इफ़ C इज इक्वल टू A, B, E, F एंड D इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, देन C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू वाट? जो कल की टेस्ट हुई थी 21 जून की 2025 की, उसमें हमने कल इंटरसेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सेट C है, एक सेट D है, इन दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन अप्लाई करनी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेट C इंटरसेक्शन D फाइंड करना है। सेट C हमें दिया गया है और सेट D भी दिया गया है। तो सेट C के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इधर लिख लेते हैं, C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D। तो सेट C के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B, E, F। बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद D है, तो D के कौन से एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर होते हैं।
तो सेम एलिमेंट कोई भी है दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में कोई भी सेम एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। हेंस जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए। Now let's move to another question, that is 48. 9 upon 4 into minus 4 upon 9 into 2 upon 3 is equal to what? Is equal to what? तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा -1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -2 upon 3। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज -2 upon 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन ए इज लेस देन सी, या फिर बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Then A is less than C. तो A is less than C कहाँ है? A is less than C. The correct option for this is option C. Last question है question number 50. For two sets P and Q, if order of P is equal to order of Q, then P is subset of Q, P is equal to Q, P is equivalent to Q and P is proper subset of Q। अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम है, जैसे कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3, सेट B है उसके भी एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अगर दो सेट्स के जो एलिमेंट है वो सेम है, दो सेट्स के एलिमेंट सेम है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इक्वल सेट्स। क्या कहलाता है? इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो उनका जो आर्डर है वो सेम है, मीन्स इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स इसका जो आर्डर ऑफ ए होगा वो क्या होगा? 3 होगा। इस सेट्स के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं, जो आर्डर ऑफ बी होगा वो क्या होगा? 3 होगा। अगर दो सेट्स के जो एलिमेंट का जो तादाद है वो सेम है, तो उन सेट्स को हम कहते हैं इक्वलेंट सेट्स। इधर भी क्या लिखा गया है? फॉर टू सेट्स P एंड Q, इफ ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q, देन इफ ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q, देन P इज इक्वलेंट टू Q। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? P इज इक्वलेंट टू Q। कहता है कि ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q। इक्वल क्यों नहीं होगा? इक्वल इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर दो सेट मुख्तलिफ हो गए, जैसे कि A इज इक्वल टू इधर हो A, B, C, और इधर हो B इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब दोनों सेट्स के जो आर्डर हैं वो तो सेम है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी 3 हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी 3 हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल सेट्स नहीं है। इक्वल इसी वजह से नहीं है क्योंकि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। इनका जो आर्डर है वो तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसी वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो if you like this video, then do share with your friends. Thank you for watching this video.